नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर, जयपुर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 29 अगस्त 2018 को द्वितीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हमने हल किए, शेष जो प्रश्न है वो अब हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, सोलर सेल किसका बना होता है? जो सोलर सेल होता है वो किसका बना होता है? तो सोलर सेल है सिलिकॉन का बना होता है। कई बार पूछ लेते हैं ये क्या परिवर्तित करता है? ये सौर ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा यानी सौर विकिरण या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि सोलर सेल की वोल्टता क्या होती है? तो सोलर सेल की वोल्टता होती है 0.55 वोल्ट। कई बार पूछ लेते हैं इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है? तो सोलर सेल का प्रयोग ज्यादातर सैटेलाइट है या मान लो रिचार्जेबल जो रोड लाइटें होती है उनमें आदि में किया जाता है। अब ऑप्शन देखो क्या दे रखा है कि किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किस में है? ए ऑप्शन में देखो सिलिकॉन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, फिलामेंट लैंप आम तौर पर किस पावर फैक्टर पर काम करता है? फिलामेंट लैंप यानी जो तप्त दीप्ति लैंप है या टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वो इकाई शक्ति गुणांक पर काम करता है, यानी ये शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का होता है तो इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। तो ऑप्शन देखो 0.5 लीडिंग नहीं, 0.5 लेगिंग नहीं, एकक सही है, 0.8 लेगिंग नहीं, 0.8 लीडिंग नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इकाई जो एकक होता है या इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पारगम्यता को किससे दर्शाया जाता है? यानी चुंबकीय जो पारगम्यता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह में जो सुगमता है या पारगम्यता है, इसको म्यू से दर्शाया जाता है, यानी इस प्रकार का इसका प्रतीक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो किसमें है? ए ऑप्शन में देखो म्यू, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, लेबोरेटरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल जनरेटर ऑसिलेटर है, यानी जो ऑसिलेटर का जो प्रकार है जो ज्यादातर लेबोरेटरियों में प्रयोग किया जाता है जो उच्च फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन करने के लिए, तो वह कौन सा है? तो वह ज्यादातर वेन ब्रिज होता है। ऑप्शन देखो वेन ब्रिज ऑसिलेटर सही है, हार्टले, क्रिस्टल, फेज शिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए वेन ब्रिज प्रकार का ऑसिलेटर है। अगला क्वेश्चन है, उस सर्किट का कुल करंट और प्रतिरोध क्या है जिसके 3 किलो ओम, 6 किलो ओम और 6 किलो ओम के तीन प्रतिरोध को 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है? क्या कह रहा है कि तीन प्रतिरोधक है कोई श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका मान क्या है? मान लो इस प्रकार से कोई परिपथ है, ये तीन प्रतिरोधक है, इनका मान क्या है? 3 किलो ओम, 6 किलो ओम, 6 किलो ओम के तीन प्रतिरोधक 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। मान लो ये R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधक है, तो ज्ञात कीजिए कुल प्रतिरोध और धारा, यानी इसमें से प्रवाहित धारा IT और कुल प्रतिरोध RT क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में RT यानी कुल प्रतिरोध RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान क्या है? 3 किलो ओम, तो 3 ये किलो ओम में है तो 3 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम कितना हो गया? 6 6 12 और 3 15, तो कितना हो गया? 15 किलो ओम। कुल प्रतिरोध का मान कितना हो गया? 15 किलो ओम। अब पूछिए धारा, तो IT बराबर क्या हो जाएगी? I बराबर होता है V अपॉन R, तो V का मान कितना है? V का मान है 30, R का मान कितना है? 15 किलो ओम, यानी 15,000 क्या हो जाएगा?
15 का भाग इसमें लगाया 2 और ये हो गया 10 की घात -3 यानी इंटू 10 की घात -3 ये यानी 15 इंटू 10 की घात 3 भी कह सकते हैं इसे। ये ऊपर आएगा तो -3 एम्पियर यानी 2 मिली एम्पियर। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब ऑप्शनों में देखो यानी 2 मिली एम्पियर आई का मान तो हो गया 2 मिली एम्पियर और आर का मान कितना है 15 किलो ओम। किस ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन में देखो 2 मिली एम्पियर और 15 किलो ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स का 1 वेबर की चुंबकीय लाइनों के बराबर होता है यानी 1 वेबर में कितने लाइनें होती है। तो 1 वेबर में होती है 10 की घात 8 लाइन यानी 1 वेबर बराबर होती है 10 की घात 8 लाइन यानी चुंबकीय लाइन। कई बार ये भी कह सकते हैं कि 1 वेबर बराबर होता है 100 मेगा लाइन क्योंकि मेगा का से हो गया 10 की घात 6 तो 10 की घात 6 और 100 यानी 10 की घात 2 कितना होगा 10 की घात 8 लाइन। तो 1 वेबर बराबर होती है 10 की घात 8 लाइन। तो कितनी चुंबकीय लाइनों के बराबर होती है 10 की घात 8 चुंबकीय लाइनों के बराबर यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए होता है। सर्ज टैंक क्या होता है कि जो जल शक्ति गृह है जिसके अंदर यानी जल के द्वारा टरबाइन को जल की धार तीव्र धार के द्वारा टरबाइन को घूर्णित किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है मान लो ये जो बांध है इधर से जो जल पानी आ रहा है तो यहाँ जो बांध के का जो पानी है वो टरबाइन में घुमाने के लिए यहाँ जो लगाया जाता जो सुरंग बनाई जाती है इसे हम कहते हैं प्रेशर टनल यानी जो ये सुरंग जिससे पानी आगे जाता है ये हो गया प्रेशर टनल। यहाँ लगाया जाता है सर्ज टैंक ये हो गया सर्ज टैंक। इस बाद में आता है वाल्व हाउस ये मान लो वाल्व हाउस और वाल्व हाउस से जो जल आता है वो होता है पेन स्टॉक में आता है यानी ये जो पाइप होता है उसे बोलते हैं हम पेन स्टॉक और पेन स्टॉक से टरबाइन को घूर्णित करता है यानी ये जो जल है वो जो यहाँ पे मान लो इधर से जो जल आएगा वो यहाँ पे जो लगा होता है वो टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ा होता है तो ये हो गया टरबाइन और यहाँ से टेल रेस के द्वारा बाहर निकल जाता है ये टरबाइन को घूर्णित होने के बाद। तो ये कह रहा है ये सर्ज टैंक है किसकी सुरक्षा करता है सर्ज टैंक पेन स्टॉक को फटने से रोकता है यानी पेन स्टॉक में कई बार लोड का मान कम है तो पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये पेन स्टॉक फट सकता है। तो पेन स्टॉक को फटने से बचाने के लिए सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पे मान लो पानी का दाब कम करना होता है तो ये अतिरिक्त पानी होता है सर्ज टैंक में आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए होता है डैम नहीं स्लिप वेज नहीं पेन स्टॉक सही है हार्ड वर्क कंट्रोल गेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पेन स्टॉक इसकी सुरक्षा करने के लिए सर्ज टैंक लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें पेन स्टॉक यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 120 वोल्ट 12 एम्पियर 60 हर्ट्ज वाले प्रतिरोधी परिपथ की ट्रू पावर क्या होगी यानी वास्तविक शक्ति क्या होगी। क्या दे रखा है V बराबर कह रहा है V बराबर है 120 वोल्ट 120 वोल्ट I बराबर है 12 एम्पियर F बराबर है 50 हर्ट्ज और प्रतिरोधी परिपथ है तो V बराबर यानी शक्ति क्या होगी P बराबर होगा V इंटू I।
V का मान कितना है 120, I का मान कितना है 12, कितना हो गया 12 140 144 और 0 वाट, तो 1440 वाट, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। जबकि इस प्रश्न में यानी ये प्रश्न गलत दिया हुआ था इस पेपर के अंदर, इसमें डायरेक्ट लिख रखा है कि 120 वोल्ट 12 एम्पियर 60 हर्ट्ज वाले परिपथ की ट्रू पावर क्या होगी, यानी वास्तविक शक्ति क्या होगी, और ऑप्शनों में ये है ही नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, हो सकता है इसको डिलीट किया हो बाद में प्रश्न को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1440 वाट, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को किसके संदर्भ में मापा जा सकता है, यानी जो चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव यानी जो चुंबक वाहक बल है उसको किस में मापा जाता है एमएमएफ, यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएमएफ में। तो राइट आंसर क्या जाएगा चुंबक वाहक, उसे हम क्या कहते हैं ये भी पूछ लेते हैं, चुंबक वाहक बल है। तो राइट आंसर क्या हो गया ए एमएमएफ। अगला क्वेश्चन है, एक साइनोसोडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है, करंट का औसत मान 20 एम्पीयर है, तो आरएमएस मान क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि फॉर्म फैक्टर का मान 1 है, औसत मान 20 एम्पीयर है, तो आरएमएस मान क्या होगा। तो देखो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान बट्टा औसत मान, यानी आरएमएस मान बट्टा औसत मान, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस मान बट्टा औसत मान। अब फॉर्म फैक्टर का मान क्या कह रहा है 1 है, आरएमएस मान ज्ञात करना है, औसत मान क्या है, औसत मान है 20 एम्पियर, तो आरएमएस मान क्या हो जाएगा 20 इंटू 1, तो आरएमएस मान बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 बराबर 20 एम्पियर है, तो एम्पियर वोल्ट हो तो वोल्ट, तो 20 एम्पियर, तो आरएमएस मान भी इसका क्या होगा 20 एम्पियर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मापक उपकरण चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है, यानी जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो मापक उपकरण है चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है। ऑप्शन देखो गैल्वेनोमीटर, नहीं गैल्वेनोमीटर तो एक सेंटर जीरो यानी जो मिली या माइक्रो एम्पीयर की धारा होती है उसको मापता है। ओम मीटर ये प्रतिरोध को मापता है। क्लैंप मीटर ज्यादातर क्या होता है कि वो टोंग टेस्टर प्रकार का, यानी एक तो सीटी और एक एमीटर का संयुक्त रूप होता है, और जिसके द्वारा परिपथ में बिना अड़चन डाले धारा का मापन करने में काम लेते हैं, तो ये धारा को मापता है। वाट मीटर ये शक्ति को मापता है। गॉस मीटर ये सही है फील्ड की शक्ति मापता है, चुंबकीय फील्ड की शक्ति का मापन करने के लिए गॉस मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए गॉस मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, यानी पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन देखो किसमें है, ए में क्या है चालकता, नहीं चालकता तो इसकी सुगमता हो गई, यानी विरोध नहीं सुगमता होती है। विमुखता नहीं, प्रतिरोध से प्रवेशकता नहीं, लचीलापन नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया सी प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, इसी सर्किट में 20 ओम का प्रतिरोध 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है, तो पूरे प्रतिरोध में वोल्टेज होगा, यानी V का मान क्या होगा ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि किसी सर्किट में R बराबर है 20 ओम, 20 ओम का प्रतिरोध I बराबर है 0.5 एम्पियर, तो V बराबर क्या होगा, तो V बराबर होता है R इंटू आई। R का मान कितना है 20 इंटू आई का मान कितना है 0.5, कितना हो गया 10 वोल्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी किस ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन में देखो 10 वोल्ट है।
अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की अंगुली क्या दर्शाती है? फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम कई बार पूछ लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मोटर के अंदर जो घुमाव की डायरेक्शन होती है उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम काम में लेते हैं। तो बाएं हस्त के ये जो अंगूठा है वो एम यानी घुमाव की डायरेक्शन दर्शाएगा, ये एफ फ्लक्स की दिशा दर्शाएगा, ये सी धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाएगा। तो यही पूछा है कि बीच की अंगुली यानी ये क्या दर्शा रही है? ये उस चालक में से प्रवाही धारा की दिशा को इंगित करेगी। ऑप्शन देखो अभी क्या है, वोल्टेज नहीं, कंडक्टर में प्रवाहित धारा की दिशा सही है। सी में क्या, चुंबकीय फील्ड की ये प्रथम अंगुली दर्शाएगी। बल की दिशा या घुमाव की दिशा ये दर्शाएगी, प्रतिरोध नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, कंडक्टर में प्रवाहित धारा की दिशा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े तीन संधारित्रों 12 माइक्रोफेरेड, 13 माइक्रोफेरेड व 25 माइक्रोफेरेड की तुल्य धारिता क्या होगी? ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में तीन प्रतिरोधक कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लो ये तीन कैपेसिटर है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्ञात कीजिए। यह है 12 माइक्रोफेरेड, यह है 13 माइक्रोफेरेड और यह है 25 माइक्रोफेरेड। मान लो ये C1, ये C2, ये C3। तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो समांतर क्रम में कुल कैपेसिटेंस C2 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान कितना है? 12, C2 का मान है 13, C3 का मान है 25। तो कितना हो गया? 12 13 25 और 25 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 माइक्रोफेरेड है तो माइक्रोफेरेड। तो राइट आंसर हो गया 50 माइक्रोफेरेड। किस में है? डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो गया डी, 50 माइक्रोफेरेड है। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज एसी परिपथ में पावर द्वारा किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सिंगल फेज एसी परिपथ में, सिंगल फेज एसी परिपथ है तो देखो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यदि डीसी परिपथ है, पहले तो देखो डीसी परिपथ में क्या होता है। डीसी परिपथ में P बराबर होता है V इंटू आई। यदि ऐसी परिपथ है तो सिंगल फेज ऐसी परिपथ में P बराबर है V इंटू आई इंटू शक्ति गुणांक cos फाई। थ्री फेज ऐसी परिपथ है तो P बराबर 3 VP इंटू IP इंटू cos फाई या √3 VL इंटू IL इंटू शक्ति गुणांक यानी cos फाई। यानी थ्री फेज के अंदर ये भी हो सकता है, यानी फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखी है तो 3 से गुणा करो, लाइन वोल्ट और लाइन करंट दे रखी है तो √3 से गुणा करके हम शक्ति का ज्ञात करेंगे। तो यानी लाइन करंट और लाइन वोल्टेज दे रखी है तो √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos फाई। यदि फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखी है तो 3 VP इंटू IP इंटू cos फाई। सिंगल फेज ऐसी परिपथ है तो शक्ति गुणांक यानी कुल शक्ति P बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई। डीसी परिपथ है तो P बराबर V इंटू आई। इसमें क्या पूछा है? सिंगल फेज एसी, तो इसके अंदर शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई, यानी शक्ति गुणांक किस में है? ए ऑप्शन में देखो VI cos फाई, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट क्या होता है? यानी ये केवल रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, उसको फिल्टर नहीं कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा? उसमें उर्मिकाएं आएगी, रिपल्स आएगा, यानी कंपनमान रहेगा वही, यानी वेरिएबल प्रकार के पल्स, यानी दिशा तो स्थिर है जबकि मान में उसके परिवर्तन होता रहेगा। तो ऑप्शन देखो, शुद्ध एसी नहीं, स्थिर डीसी नहीं, कंपायमान एसी नहीं, कंपायमान डीसी सही है। यानी वेरिएबल प्रकार की डीसी मिलेगी जिसकी दिशा तो स्थिर है जबकि मान में उतार चढ़ाव है, जिसे हम पल्सेटिंग डीसी कह सकते हैं। कंपायमान का हो या पल्सेटिंग का हो एक ही बात है। शून्य ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, कंपायमान
DC यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायर के 150 टन कॉइल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है जिससे होकर 2 एम्पीयर करंट प्रवाहित होता है। यानी क्या कह रहा है, वायर के 150 टन कॉइल में एमएमएफ क्या होगा, एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन इंटू आई, यानी टर्नों की संख्या इंटू प्रवाहित धारा। तो देखो एमएमएफ बराबर क्या होगा, एमएमएफ बराबर होगा एन इंटू आई। एन का मान क्या है, ये क्या कह रहा है, 150 टन है, तो 150 प्रवाहित धारा का मान क्या है, 2, कितना हो गया, 300 एम्पियर टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 एम्पियर टन। किस में है, डी ऑप्शन में देखो 300 एम्पियर टन, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या है जो बैटरी के चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है, उसका विशिष्ट गुरुत्व है। तो ऑप्शन देखो, रंग, द्रव्यमान, विशिष्ट गुरुत्व, तापमान, गाढ़ापन। तो विशिष्ट गुरुत्व बैटरी के चार्ज स्थिति को दर्शाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो विभवांतर का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक 5 ओम का प्रतिरोध एक प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर है 5 ओम। 5 ओम का प्रतिरोध, टी बराबर क्या दे रखा है, 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड। एच बराबर क्या दे रखा है, 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो V बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र क्या है, H बराबर होता है आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर आर के स्थान पर हम रख सकते हैं P, क्योंकि P बराबर होता है आई स्क्वेयर आर, तो H बराबर P इंटू टी। P के स्थान पर हम रख सकते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वेयर अपॉन आर, तो ये भी रख सकते हैं H बराबर V स्क्वेयर अपॉन आर और इंटू टी। ज्ञात क्या करना है, V ज्ञात करना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखो V स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू आर बट्टा टी। H का मान कितना है, 125, R का मान क्या है 5, T का मान क्या है 1, कितना हो गया, ये होगा V स्क्वेयर बराबर। तो V स्क्वेयर बराबर कितना हो गया, 125 इंटू 5 कितना हो रहा है, 625। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल निकालो, कितना हो रहा है 25 वोल्ट, यानी V स्क्वायर बराबर 625 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, रूट 625 बराबर 25 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या होगा, 25 वोल्ट। किस ऑप्शन में, देखो ई ऑप्शन में देखो 25 वोल्ट, तो राइट आंसर हो गया ई, 25 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कुंडली के वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 ओम की बाधा है और कुंडली से 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। V का मान ज्ञात कीजिए यदि उसका जो रिएक्टेंस है वो 160 ओम है और I का मान है 4 एम्पीयर, तो V बराबर क्या होगा। देखो इंडक्टिव परिपथ के अंदर इसमें क्या कह रहे हैं कि XL बराबर है 160 ओम, I बराबर है 4 एम्पीयर, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होता है, यदि प्रतिरोधी परिपथ है तो R इंटू आई, इंडक्टिव परिपथ है तो XL इंटू आई, यानी XL इंटू आई, और कैपेसिटिव परिपथ है तो XC इंटू आई। तो V बराबर होगा XL इंटू आई। XL का मान कितना है 160, I का मान क्या है 4, कितना हो गया 160 इंटू 4, 1664, 640
क्या होगा वोल्ट, 640 वोल्ट। तो V का मान कितना हो गया 640 वोल्ट। इस परिपथ की वोल्टता यानी क्या होगी 640 वोल्ट। किस में है डी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया डी 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारण करे जो 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा लेती है। यानी कोई मोटर है जिसकी शक्ति क्या होगी P क्या होगी, यदि यह V बराबर क्या कह रहा है V बराबर है 220 वोल्ट, I बराबर है 5 एम्पीयर, तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होता है V इंटू आई। V का मान कितना है 220, I का मान कितना है 5, कितना हो गया 220 इंटू 5 110 जीरो 1100 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी 1100 वाट। तो 1100 वाट किस में है देखो डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी 1100 वाट। अगला क्वेश्चन है एक साइनोसॉइडल कॉइल की प्रतिबाधा क्या होगी जिसमें 30 ओम का प्रतिरोध है, 40 ओम का अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया यानी रिएक्टेंस है। यानी एक कॉइल का जेड ज्ञात कीजिए। इम्पीडेंस क्या होगा जिसका प्रतिरोध R बराबर है 30 ओम और रिएक्टेंस XL बराबर है 40 ओम। तो Z का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा देखो Z का स्क्वायर बराबर होता है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। R का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 900, यानी ये हो गया Z का स्क्वायर 900 प्लस 1600। तो Z का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2500। तो Z बराबर क्या हो जाएगा रूट 2500 या Z बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो रहा है 50, तो 50 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 ओम। तो इम्पीडेंस का मान क्या होगा, प्रतिबाधा का मान क्या होगा 50 ओम। किस ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन में देखो 50 ओम। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है एक उपकरण है जो एसी विद्युत मोटर के साथ अस्थायी रूप से लोड और टॉर्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एसी मोटर के साथ अस्थायी रूप से भार और टॉर्क को कम करने के लिए प्रयोग करने वाला उपकरण कौन सा है। ऑप्शन देखो इनमें कौन सा है। टेकोमीटर, टेकोमीटर तो गति मापने के लिए होता है। क्लैंप मीटर, क्लैंप मीटर क्या होता है जो धारा मापने के लिए होता है। सॉफ्ट स्टार्टर सही है। पोटेंशियोमीटर ये वेरिएबल जो वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया सी सॉफ्ट स्टार्टर, यानी सॉफ्ट स्टार्टर काम में लेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा। क्या कह रहा है कि कार्य क्या होगा यदि V बराबर है 12 वोल्ट और आवेश Q बराबर है 2 कूलाम। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होता है V इंटू Q। तो V का मान कितना है 12, आवेश का मान कितना है 2, तो कार्य बराबर क्या होगा 12 24 जूल। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा 24 जूल। किस में है देखो डी ऑप्शन में देखो 24 जूल। तो राइट आंसर हो गया डी 24 जूल। ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।